आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी लगातार चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। अपनी व्यस्तता के बीच हमसे थोड़ा सा वो क्या अभी चुनाव के माहौल चल रहा है, मैं उनसे बात करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पहले 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, उनमें क्या देख रहे हैं कि भाजपा के लिए कैसे हैं नतीजे? पिछली बार 113 सीटों में 91 सीटें भाजपा के पास थी। मैंने जो पूरे प्रदेश का दौरा किया है और लगभग पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी सभाएं लगी हैं। बुंदेलखंड, इधर इटावा परिक्षेत्र में, आगरा परिक्षेत्र में, सभी जगह मैं गया हूँ। और अगर कहना हो तो मैं लगभग 63-64 जिलों में मेरा जाना हुआ है। और उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पहला चरण हमारी आशा से भी कहीं अधिक अच्छा गया है। और पिछले बार जो वातावरण था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमको लहर दिख रही थी। इस बार लग रहा था कि चुनाव नेता नहीं, जनता लड़ रही है। और पहली बार किसी भी सरकार के बारे में मैंने प्रो इनकम्बेंसी इतनी अच्छी हालत में मैंने देखा है, एक सकारात्मक पक्ष पे। और जनता ने जाति और धर्म से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया है। मैं समझता हूं कि पिछले बार से बेहतर परिणाम इस बार बीजेपी के पक्ष में आएंगे। जी, अगले 5 चरणों में अभी जो रह गए हैं, अगले चरण का एक तीसरे चरण का कल 2 दिन बाद है और उसके आगे है, तो उनमें भी क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पूर्वांचल के खासतौर से उस समय पर पूर्वांचल की सीटें होंगे, आप पूर्वांचल के कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने आपके यहाँ भाजपा को छोड़ा है, कैसा लगता है उसका असर? उल्टा है, मैं कहूंगा कि पूर्वांचल में 1-2 ऐसे नेता जो अलोकप्रिय होते जा रहे थे, जिनका अपना व्यक्तिगत एजेंडा रहता था, और उनको आप छोड़ दीजिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी से कोई अलग नहीं हुआ है। 27 बड़े जो नेता थे विभिन्न विपक्षी दलों के, और खासतौर से पिछड़े और अति पिछड़े और अनुसूचित वर्ग से, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हम ये कह सकते हैं पिछले से ज्यादा सशक्त जो पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित और काया सभी का जो नेतृत्व है वो निचले स्तर तक पे हमारे पास में आया है। और लोगों का आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आप बीजेपी कार्यालय पे साहित्य कोई दिन ऐसा सुनते हो जब दूसरे दलों के वरिष्ठ लोग हमारे साथ में ना आ रहे हो। ये आकर्षण मोदी जी और योगी जी के कामों का है, जिसकी वजह से लोग बड़ी तेजी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। और निचले के मतदाताओं के बारे में मैं कह सकता हूं कि जो बूथ स्तर तक का हमारा कार्यकर्ता है, देवतुल्य, गजब की उसने अपनी क्षमता दिखाई है। चाहे वो कोरोना का संक्रमण काल रहा हो, उसमें सेवा भाव से, और चाहे पार्टी के कार्यक्रम हैं, हर कार्यक्रम में अथाह भीड़ एकत्रित हो रही है। बुलाते 1000 है, आते 5000 है। आज ये जो आकर्षण सहज भाव में दिखा है, मैं समझता हूं कि विपक्ष के लिए एक जो निराशा का कारण है वो भी एक यही है कि हवा जो चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उससे हवा निकल रही है विपक्ष की, और वो हार के सपने अभी से देखने लगे। सपा गठबंधन को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, जब जो सबसे बड़ा गठबंधन आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हुआ है वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का हुआ है, क्योंकि दोनों सत्ताधारी दल थे और दोनों की अपनी शक्ति थी। और दोनों मिलकर जब भारतीय जनता पार्टी से बुरी तरह पराजित हुए हैं, और उसके पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़े, और बाहर से आरएलडी ने भी और बाहर से बहुजन समाज पार्टी ने भी अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया, वो पराजित हुए। तो अब तो छोटा मोटा गठबंधन है, और ऐसा गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी से जो जिसको कहना चाहिए अस्वीकृत गठबंधन है। मैं समझता हूं पिछली बार के हार से ज्यादा बड़ी हार इस बार विपक्ष की होगी। कांग्रेस ने इस बार 40% महिलाओं को टिकट दिया है, और अन्य दलों ने भी ये कि महिलाओं के लिए भाजपा ने कोई महिलाओं का जितना रहता है वही टिकट देने में कुछ सबसे ज्यादा आज तक पार्टी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को टिकट देती आई है। महिलाओं के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए विशेष प्रकार की औद्योगिक जो गतिविधियां हैं, वो चाहे वो पुलिस में भर्ती हो, चाहे अन्य जगहों पर भर्ती हो, उसमें प्राथमिकता ये हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। आप कांग्रेस की जहां तक बात कर रहे हैं, कांग्रेस के पास प्रत्याशी कहीं नहीं मिला उनको।
और उनके कई प्रत्याशी तो टिकट मिलने के बाद अपना बदल कर चले गए और दूसरे दलों से टिकट लेकर लड़ने लगे। तो कांग्रेस के पास कांग्रेस से तुलना दूसरे राजनीतिक दल से नहीं हो सकती, क्योंकि अब अगर आप राजनीतिक रूप में देखें तो कांग्रेस का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश में वो अब क्षेत्रीय दलों के बराबर भी नहीं है, इसलिए उनकी तुलना उचित नहीं है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है, लेकिन एक ऐसी ऐतिहासिक पार्टी है जिसकी नींव ही अब जर्जर हो चुकी है। एक आरोप विपक्ष का रहा और एक माहौल बनाने की कोशिश की योगी सरकार में ब्राह्मणों पर बड़ा अत्याचार हुआ है। ब्राह्मणों की नाराजगी की भाजपा को भारी तो नहीं पड़ेगी इस बार चुनाव में? आप अगर प्रदेश घूमे हों, एक जिला बता दीजिए, एक विधानसभा बता दीजिए जहां पर जो ब्राह्मण वर्ग हमारा है वो कहीं से विमुख दिखा हो। देखिए, ब्राह्मण के बारे में भ्रांति है विपक्ष को। 2014 में, 2017 में, 2019 में और उपचुनाव में भी विपक्ष ने इसी प्रकार का दुष्प्रचार किया था। वो जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है उसको वो हमेशा से प्रचारित करते हैं कि वो बीजेपी से नाराज है। वास्तविकता यह है कि पिछले बार से कहीं अधिक बढ़कर आज यह वर्ग क्या सभी वर्ग, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है और उसके नाते सभी जाति वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं। आपने पूछा है ब्राह्मण वर्ग के बारे में, तो मैंने हमेशा कहा है कि ब्राह्मण जाति नहीं, एक श्रेष्ठ जीवन जीने का ये एक प्रवाह है। ये सबके सुख में अपने सुख की अनुभूति करता है। सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, ये जो सोचता है, जो पठन पाठन में की प्रक्रिया में संलग्न होता है, जो अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहता है, जो अपनी भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखना चाहता है, जो संस्कृत भाषा का विस्तार चाहता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसी जाति और वर्ग के विभेद पैदा करता हो ऐसा नहीं है। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक कल्याण की कामना करता है, वो ब्राह्मण है। और इन्होंने जाति के रूप में विपक्ष ने बांटने का जो काम किया वो उचित नहीं है, क्योंकि आप देखो कि जो देवी देवता का सम्मान कौन कर रहा है। विपक्ष में एक पार्टी है जिसके ऊपर आरोप है कि उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाई, पतंगा पर नहीं मारेगा ऐसा कह के उनको उत्तेजित किया है। और दूसरी पार्टी है जिसने राम जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अस्तित्व है उसी को नकार दिया कि वो है ही नहीं, राम सेतु बंद रामेश्वरम है ही नहीं। कुछ ऐसे भी दल है जिन्होंने कहा कि इसमें पंचायत घर बना दो राम लला के स्थान पर, यहाँ पर अस्पताल बना दो, यहाँ पर स्कूल बना दो, इस प्रकार की बातें करी। तो ये अपमान करते आए। भारतीय जनता पार्टी ने आज देश का प्रधान सेवक रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने के लिए आए। आज देश का प्रधान सेवक मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद नंगे पैर चलता हुआ आज सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हुए, उनका गंगा जल का आचमन करते हुए बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का लोकार्पण करने के लिए जाए, तो यही भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण करने का जो कार्य है, मैं समझता हूं कि विपक्षी कोई भी दल नहीं करे हैं, ना कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे तीज त्योहार है, शांति से बने। आज दिवाली, होली, आज चाहे दशहरा हो शांति से मनते हैं, बकरीद और ईद भी शांति से मनती है। 700 दंगे, चाहे वो छात्रों के संबंध में हो, चाहे वो किसानों के संदर्भ में हो, चाहे जातीय दंगे रहे हों, चाहे सांप्रदायिक दंगे रहे हों, 700 दंगे हुए पिछली सरकार में, 250 से ऊपर उससे पहले भाजपा सरकार में हुए। लेकिन एक भी दंगा 5 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में नहीं हुआ। यानी वास्तविक दायरे में जो सबका साथ सबका विकास के आधार पर चलती है वो बीजेपी चलती है। ये भी है कि अभी पिछले दिनों जो मंत्रियों ने छोड़ा और विधायकों ने छोड़ा, उन्होंने कहा कि भाजपा में पिछड़ों का ख्याल नहीं किया, पिछड़ा विरोधी है, ये भी कहा बात। और एक ने तो ये भी बयान दिया था, माननीय मोदी जी को तो हम लोग जाति बिरादरी का से ऊपर हैं, वो सबका साथ सबका विकास में रखते हैं। उन्होंने मोदी जी को भी पिछड़ा कहकर संबोधित किया था, वही लोग जिन्होंने आरोप लगाया। लेकिन हम लोगों ने पिछड़ा आंकड़े की बात नहीं करी कभी। उत्तर प्रदेश के पहला जो पिछड़ा मुख्यमंत्री है माननीय कल्याण सिंह जी के रूप में हमने दिया। उत्तर प्रदेश में आज भी अगर देखें तो केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। अगर आप देखें तो स्वतंत्र देव सिंह आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कुर्मी समाज से हैं। आज सबसे ज्यादा पिछड़ा कोई विधायक अगर कहीं पे है और अति पिछड़ा
या अनुसूचित तो बीजेपी में है। सबसे ज्यादा सांसद अगर किसी भी पार्टी में है, पिछड़ा है, अनुसूचित या पिछड़ा, तो बीजेपी में है। यही इनको डर है कि हम सबको सम्मान देते हैं। हाँ, हम किसी का अपमान नहीं करते, हम हर जातियों को विभेद नहीं पैदा करते, यही इनका कष्ट है। और ये जातियों को अलग करके राज करने का जो फार्मूला है वो पहले से अपनाते आए हैं, अब वो फिट नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और आप अगर देखो तो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया? बीजेपी ने दिया ना। तो आज हम सारी चीजों को उसी प्रकार से चल रहे हैं, उसी प्रकार से कर रहे हैं। अभी मैंने पहले भी पूछा था आपसे कि ओम प्रकाश राजभर जो पिछली बार आपके साथ थी, इस बार वो आपके अलग होकर दूसरे गठबंधन में है, क्या उसका पूर्वांचल पे असर पड़ेगा? चलो देखिए, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें निचले स्तर तक हैं, और पूर्वांचल में जिस प्रकार से एक पक्षी वातावरण है, वो मैं समझता हूं कि पिछली बार से अधिक अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और हमारे कई बड़े नेता हमारे साथ में आए हैं, और हमारा खुद का नेतृत्व तो बहुत सशक्त है। बीजेपी कोई दूसरे दलों के तरीके से कागजी पार्टी नहीं है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता स्वयं में नेतृत्व उनका है। और हमारे वहां भी राजभर बिरादरी का बड़ा सशक्त नेतृत्व है। कई विधायक हमारे राजभर बिरादरी से हैं। महाराजा सुहेल देव राजभर विश्वविद्यालय भी आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का पास किया है। मेडिकल कॉलेज महाराजा सुहेल देव के नाम पर हम बना रहे हैं। एक स्मारक महाराजा सुहेल देव जी का हम बना रहे हैं, और उनका हर वर्ष जो लगता था पर्यटन के नाते, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका मेला या उनका महाराजा सुहेल देव जी का लगाया गया। अभी हमने राज्यसभा का सदस्य भी राजभर समाज से भेजा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सशक्त नेतृत्व सभी समाज का है। मतलब ये अभी पिछले दिनों जैसे मान लो कई जगह ये देखने को आ रहा है कि कई विधायक जिनके फिर से रिपीट किया गया, उनके भाजपा से लोगों को नाराजगी नहीं है, लेकिन उन विधायकों से नाराजगी है देखने को मिल रही है। नहीं, देखिए, एक यही अंतर मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चुनाव प्रत्याशी नहीं, कमल का फूल लड़ रहा है पूरे प्रदेश में, और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है प्रदेश में, वो घर घर पहुंचा है। और ये चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जिसमें बिजली, सड़क, पानी और स्वास्थ्य या सुरक्षा ये मुद्दा नहीं बनाया लोगों ने। मुद्दा बनाया जातिवाद। आज कहीं कोई नहीं बता, आपको एक भी मुद्दा मिलेगा कि बिजली नहीं आ रही, कहीं एक भी मुद्दा नहीं मिलेगा पानी नहीं आ रहा है, कहीं एक भी मुद्दा नहीं मिलेगा कि आपका सड़क नहीं ठीक है, कहीं एक भी मुद्दा नहीं आएगा कि यहां पढ़ाई नहीं हुई। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम का परिवर्तन हो गया। माध्यमिक में नकल विहीन परीक्षा हो गई, फी रेगुलेशन एक्ट बन गया, निजी विश्वविद्यालय एक्ट बन गया, और आज जो माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे जो 20 साल पहले जो पुस्तकें मिलती थी जिस दाम पे, उसमें आज मिल रहा है। समय से परीक्षा, समय से परिणाम, समय से प्रवेश, यानी शैक्षिक सुधारों की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े। और जो उच्च शिक्षा में था, तो उच्च शिक्षा में भी हमारा 78 डिग्री कॉलेज खुले, माध्यमिक में 250 विद्यालय बने, और जो 12 विश्वविद्यालय में संकल्प किया तो 10 विश्वविद्यालय का 12 विश्वविद्यालयों की क्रियाविधि हमने पूरी की है, निर्माण की। तो एक जो चारों तरफ हम लेके चले, स्वास्थ्य में देखो अब 3-4 मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे, आज 32 के आसपास, 33 के आसपास मेडिकल कॉलेज है। 64 के आसपास स्वीकृत की दशा में आगे बढ़ चुके हैं फाइल। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। आज 555 से ऊपर जो है हमारे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। आज अगर आप देखो तो हर जिले में 75 के 75 जिलों में वेंटिलेटर युक्त हॉस्पिटल्स हो गए। प्राथमिक केंद्र, सामुदायिक केंद्रों का सौंदर्य का जीर्णोद्धार हो चुका है। यानी हमने स्वास्थ्य में, सुरक्षा में, शिक्षा में, सभी स्थान पे हमने आगे किया है। तो जनता चुनाव लड़ रही, पहला चुनाव है जो मुद्दों के आधार पर ना होकर जनता के आधार पर हो रहा है। और जिस तरीके से चाहे वो गैस के कनेक्शन को घर घर पहुंचाने का करोड़ों की संख्या में रहा हो, करोड़ों की संख्या में जो शौचालय का निर्माण करके घर घर गांवों में पहुंचाने का निर्माण कराने का रहा हो, चाहे हजार लाखों की संख्या में 43 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास और जो मुख्यमंत्री आवास बनाकर जनता को समर्पित करने का रहा हो, हर तरफ से सम्मान निधि 6,000 की अगर हम दे रहे हैं तो लाखों लोगों को हम दे रहे हैं। 86 लाख जो है किसानों को 36,000 करोड़ रुपया का जो ऋण है उसकी माफी हमने किया है।
तो किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में सब जगह काम किया है। इसलिए मुद्दा विकास नहीं है विपक्ष के लिए। अब मुद्दा क्योंकि विकास के मामले में वो आगे नहीं आ सकते। उन्होंने आधा एक्सप्रेसवे बनाया तो हमने 5 एक्सप्रेसवे बना दिया। उन्होंने आधी मेट्रो चलाई थी, हम 6 मेट्रो चलाने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, कई हजार नहीं कई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां तमंचा और कट्टे की अवैध फैक्ट्री पकड़ी जाती थी, वहां पे आज सबसे ज्यादा, आज जिसको कहना चाहिए कि आज डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत ऑटोमेटिक राइफल बनेगा। डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत आज वहां पर जो है जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बनेगी। तो वो हमसे तुलना नहीं कर सकते। मतलब ये बात है कि जब देखिए अभी चुनाव में जो अभी हम लोगों पहले दूसरे चरण में देखा है, उसमें सपा का गुंडाराज, माफियावाद, जातवाद, परिवारवाद, उन मुद्दों को उठाया जा रहा है। और ये जो विकास हम लोगों ने किया है उसको उस हिसाब से जो है नहीं बढ़ावा दिया जा रहा है सभाओं में। विकास तो सबसे बड़ा मुद्दा है और वही हम बोल रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सवारी निकलती थी, माफिया थानों के अंदर घुसकर डिप्टी एसपी रैंक के व्यक्ति तक की हत्या कर देते थे, उन पर अंकुश लगाया ना। माफिया जेल में है या उत्तर प्रदेश के बाहर है। और माफिया ने अवैध जमीन पर कब्जा किया था, उनको खाली कराकर उन पे गरीबों के मकान बनाकर उनको आवंटित किया गया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये भी एक हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, उसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ा काम है। नौजवानों को हमने रोजगार दिया, जिनके हाथ में ये हथियार देते थे, हमने रोजगार दिया है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी, 3.5 लाख संविदा की नौकरी, 1,61,00,000 निजी क्षेत्रों की नौकरी, करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार। ये प्रकल्प विपक्ष नहीं दे सका। लेकिन ये विपक्ष तो भाजपा पे ध्रुवीकरण का आरोप लगाता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का, जातवादी होने का आरोप लगाता रहता है कि भाजपा ही करती, हमने भाजपा ही करते। देखिए, बीजेपी ने तो एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा। हमने तो, अगर आप उसका विश्लेषण करें, आप तो बड़े खोजी पत्रकार हो, आप विश्लेषण करो। अगर हमने जो किसान सम्मान निधि दी, तो आप देखो कि मुस्लिम की आबादी से बड़ा हिस्सा जो है उनको गया। गैस का कनेक्शन दिया तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। 10 किलो राशन आज हम दे रहे हैं। आज हम चना, तेल, नमक, ये शक्कर, ये सारी चीजें दे रहे हैं। आप पता करो कि हिंदू से आबादी के रेशियो में मुस्लिम आबादी को भी पर्याप्त मात्रा में मिला होगा। और आवंटन अगर मकान का दिया तो सबको दिया है। हमने जाति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं किया। ये सपा ध्रुवीकरण करती थी, बसपा ध्रुवीकरण करती थी, कांग्रेस ध्रुवीकरण करती थी और अनर्गल प्रलाप ये बहुसंख्यकों के खिलाफ बोलते थे। अब की ये सीधे ना बोलकर इन्होंने अपनी बी टीम बुलाई है हैदराबाद से, और इन्होंने बुलाई थी बंगाल से, कि वो लोग आके, अब पवार साहब महाराष्ट्र से, ममता जी बंगाल से, और आपके ओवैसी ये आके हैदराबाद से, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यकों के बारे में विभिन्न प्रकार के वक्तव्य देके ओवैसी ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं। देखो, ये बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है इस प्रदेश में। और क्या इसका आप समझते हैं कि भाजपा जो है असर पड़ेगा चुनाव पे? इसी यही तो विपक्ष की तकलीफ है कि हमने इससे बड़े मुद्दे को, जो बेरोजगारी है, जब हम सरकार में आए थे 17.4% की बेरोजगारी दर थी। आज जब आपसे हम बात कर रहे हैं, आप उसको चेक करके देख लीजिएगा, 4.9% की बेरोजगारी दर रह गई है। और हमने वादा किया अपने संकल्प पत्र में, अगले बार सत्ता में आने के बाद हम लोग 10 मार्च में जब हमारा परिणाम आएगा, तो हम निश्चित रूप में प्रत्येक घर को एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार नौजवान को जरूर से देंगे। आज जो हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से जो आज IT सिटी बन रहा है, आज डाटा सेंटर एशिया का सबसे बड़ा हम बना रहे हैं। आज एशिया का सबसे बड़ा जेवर में हवाई अड्डा इंटरनेशनल हम बना रहे हैं। हवाई अड्डे 4 यहाँ पर संचालित थे, आज 14 हवाई अड्डे संचालित है। 22 हवाई अड्डे हमारे 1 साल में बनकर तैयार हो जाएंगे। ये सारा रोजगार देने वाला है। ये जो आज आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चारों तरफ रोजगार आएगा। आज पूंजी निवेश हमारा 4,68 करोड़ के MOU हुए थे। आज 3 लाख करोड़ के जो प्रस्ताव हैं, वो पूंजी निवेश हमारा धरातल पर आ गया है। आज उत्तर प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमने लगाया। 100 मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं, तो 70 मोबाइल आज उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। IT के क्षेत्र में हम भारत में नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। आवारा पशु वाला भी मुद्दा रहता है प्रधानमंत्री जी। देखिए, ये एक दिन में तो आया नहीं। मैं उनको बेसहारा पशु मानता हूँ। ये
ये अलग बात है कि 2016 2017 के पहले जो जो सरकारें थी उन्होंने इन बेसहारा पशुओं के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमने सत्ता में आने के बाद 2017 के बाद जगह जगह हर जिले में हमने गो संवर्धन के लिए, गो पालन के लिए और इनकी रक्षा के लिए हमने गौशालाओं के लिए पैसे दिया है, गोपालकों के लिए पैसा दिया है, उनके चारे के लिए पैसा दिया, हर जिले में फंड हमने अलॉट किया है। अब जो हमने अलॉट किया तो ये दिखने लगा, उन्होंने कुछ किया नहीं था, ये दिखा नहीं। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने इनकी जो व्यवस्था की उसका विस्तारीकरण हम निश्चित रूप से अपने अगले जो हमारी सेकंड पारी होगी उसमें हम और ज्यादा तेजी करेंगे। मतलब ये जो आपकी केंद्र मोदी सरकार और योगी सरकार जी की, जैसे मान लो मुफ्त राशन की बात है या आवास की बात है, कितना असर देख रहे हैं इस बार जो चुनाव में यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव की दृष्टि से काम ही नहीं करती। जनता के हित में उसको गरीबी का जो संक्रमण काल में है, गरीबों का उस पर दुष्प्रभाव ना पड़ सके। पूरे भारत का सबसे बेहतर मॉडल था, ये पूरे विश्व का सबसे बेहतर मॉडल था। गरीब कराहा नहीं संक्रमण में कोरोना के। घर घर हम लोगों ने मेडिकल किट्स बांटी मुफ्त में, सैनिटाइजर है, मास्क है, इसको वितरण किया, मुफ्त में इलाज कराया, आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच भी दिया, मुख्यमंत्री आकस्मिक फंड से भी लाखों लोगों को उसकी मदद भी की गई। और सारे हॉस्पिटल पे व्यवस्था करने के बाद भी हमने 78,000 निगरानी समितियों को बनाया और जिससे गांव गांव में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को हमने कम ही नहीं किया बल्कि तीसरी लहर को निष्प्रभावी करने में भी सफल हुआ। और ये कोरोना मैनेजमेंट का पूरे भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के लोग आए और उन्होंने इस पे शोध किया है, कैसे टीका लग गए करोड़ों लोगों को, कैसे वैक्सीन सब तक पहुंच गई। ये एक उदाहरण के तौर पे आया है। मतलब ये अभी करहल में जहाँ से अखिलेश यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पिछले दिनों आपके प्रत्याशी जो केंद्रीय मंत्री भी है बघेल साहब के ऊपर हमला वगैरह भी हुआ है, तो किसको क्या लग रहा है कि क्यों ये मतलब हमला जानबूझ के कराया गया, क्यों ऐसा किया गया उनके साथ? और कई देखिए, जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण का जो मतदान हुआ है वो सपा बसपा कांग्रेस के लिए हार का एक प्रारंभ है, बिल्कुल बच गया है, उनको ये एहसास हो गया है। सारे लोगों की आशाएं वहां पर थी कि वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा के और किसानों के बारे में दुष्प्रचार करके वो सफल हो जाएंगे। लेकिन किसानों ने जाति से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के नाम पर जिस प्रकार से वोट दिया है उससे इनकी नींद हराम हो गई। और आप देखो, कई जगह पत्रकारों से अशिष्टता, कई जगह अपशब्दों का प्रयोग, कई जगह वाणी के संयम को खो जाना और कई जगह प्रत्याशियों से मारपीट करना, ये आम बात हो गई। मैं समझता हूं कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, प्रेम, समन्वय और स्नेह, ये आपस में राजनीतिक दलों के बीच में होना चाहिए। चुनाव आ जाएंगे, कल चले जाएंगे, लेकिन चाहे जो राजनीतिक दल हो, वाणी का संयम और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, ये जरूरी है। लेकिन ये अभी जो पिछले दिनों आपको पता है, दूसरी पार्टियों का कोई पुरानी पेंशन की बहाली बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, मुफ्त बिजली की बात कर रहा है। क्या नहीं लगता है कि क्या इससे जो है विपक्षियों को फायदा होगा और भाजपा को नुकसान होगा? नहीं, हमने तो हमेशा से देखो स्कॉलरशिप कितनी बढ़ा दी है सबकी, छात्रों की, उनसे 1.5 गुनी नहीं 2 गुनी स्कॉलरशिप हम लोग बच्चों को दी है, चाहे वो पिछड़े रहे हो, चाहे पिछड़े रहे हो, चाहे अनुसूचित रहे हो या सवर्ण के रहे हो। हमने सवर्ण को भी आरक्षण दिया है बगैर किसी के आरक्षण को छेड़े हुए। हमने सभी जाति बिरादरी को लेकर काम किया है और स्कूटी देने का काम हमने इसलिए कहा है कि जो बच्चियां पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित लोग नहीं करते। अब वो ग्रेजुएट में अगर मेधावी बच्चियां हैं, मेधावी छात्राएं हैं, तो उन मेधावी छात्रों को हम स्कूटी देंगे, ये हमारा उनसे प्रॉमिस है। और साथ में हमने ये भी किया कि किसान जो हमारे बंधु हैं उनका आय दुगनी हो, इसलिए सिंचाई को अभी हम आधी बिजली का शुल्क अभी भी ले रहे हैं, हम उसको बढ़ा के दोगुनी, उसको बढ़ा के हम फ्री कर देंगे। यानी जो सिंचाई के लिए जो बिजली खर्च होगी किसान बंधुओं की, वो फ्री में होगी जी। तो ये जो पुरानी पेंशन की बहाली एक बड़ा मुद्दा बनाने रही है सपा। देखिए, अगर इसके आप उस पर जाए तो पुरानी पेंशन 2005 में लागू हुई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय नेताजी के ने पुरानी पेंशन को समाप्त करके नई पेंशन उत्तर प्रदेश में लागू करी। और उत्तर प्रदेश में लागू करने के बाद उसके बाद 5 साल वो रहे, 5 साल के बाद बसपा रही, बसपा सपा दोनों कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन करते रहे साथ साथ। उसके बाद 5 साल फिर समाजवादी पार्टी रही और उस समय पुरानी पेंशन के लिए लोगों ने जब कहा तो लाठीचार्ज भी
समाजवादी पार्टी के समय ही उन पर लाठीचार्ज भी हुआ और समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही 70,000 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का, शिक्षकों का जिनका भी अंशदान था, वो केंद्र के विभिन्न संस्थानों में, किसी में 60 साल के लिए, किसी में 90 साल के लिए, किसी में और ज्यादा के लिए उन्होंने जमा कर दिया उसका पैसा, और पैसा एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया। और उसके बाद 10,500 करोड़ रुपया जो अंशदान सरकार को जमा करना चाहिए था नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत, वो भी सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने जमा नहीं किया। बीजेपी जब सरकार में आई तो बीजेपी ने सरकार में आने के बाद वो 10,500 करोड़ रुपया जो कर्मचारियों का और शिक्षकों का था, सरकार के द्वारा जमा करने वाला अंशदान जो पिछली सरकारों ने नहीं जमा किया था, वो अंशदान भी हमने जमा किया। और उसके बाद केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बेहतरी के लिए नई पेंशन स्कीम में जो 10% का अंशदान सरकार का था, उसको बढ़ा के हमने 14% का अंशदान कर दिया। और जो वेतन भत्ते के संदर्भ में जो विकल्प थे उनको एज इट इज रखा, जो पुरानी पेंशन के तरीके से। और लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो पुरानी पेंशन के बेहतर विकल्प हैं उनको नई पेंशन में शामिल करती आ रही है। अब एक चीज जो परिवर्तित, आप 70,000 ये कहते हैं हम लागू कर देंगे, तो इनसे पूछना चाहिए कि आपने ही लागू किया पुरानी पेंशन को हटा के नई पेंशन को, और आप नई पेंशन में आपने 70,000 करोड़ रुपया जो उसका अंशदान है यहाँ का कर्मचारियों, वो भी आपने एक निश्चित अवधि के लिए जमा कर दिया, जो 100 साल और 90 साल और 60 साल इस प्रकार से जमा किया, वो आप वापस कैसे लाओगे? और जब आप वापस नहीं लाओगे तो आप दोगे कैसे? इसके मतलब आप झूठा वादा कर रहे हैं। इन्होंने फॉर्म भरवाए थे मकान देने के लिए 27 लाख, 27,000 मकान भी नहीं दे पाए, और 43 लाख मकान हमने सत्ता में आने के बाद दिया। वो झूठ बोला था उन्होंने। आज ये कहते हैं फौज में हम भर्ती कराएंगे। इनके हर वक्तव्य में आप देखो जाके, फौज में भर्ती क्या सरकार कराती है? क्या समाजवादी पार्टी फौज में भर्ती कराएगी क्या? या बहुजन समाज पार्टी भर्ती कराएगी क्या फौज में? फौज में भर्ती फौज कराती है। रक्षा मंत्रालय के कुछ नियम बने हुए उसके बारे में। हम झूठा वादा कर करके केवल जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये पार्टियां युवकों को और नौजवानों को रोजगार के नाम पर गलत सलाह दे रहे हैं, कर्मचारियों को पेंशन के नाम पर गलत राह दिखा रहे हैं। बीजेपी जो भी नई पेंशन नीति में पुरानी पेंशन नीति के जो बेहतर विकल्प हैं उनको लगातार शामिल करते जा रही है, और आगे भी भविष्य में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी, किसी का नुकसान ना हो, ये हमने किया है। लेकिन ये जो काम किया है वो बीजेपी ने लागू नहीं किया है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने लागू किया, और 15 साल से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब ये एक बात है कि जैसे मुस्लिम समाज है यूपी में, मान लो 20%, और मुस्लिम समाज को पिछली बार की तरह इस बार भी भाजपा ने टिकट नहीं मिले हैं भाजपा को, तो क्या मतलब क्या भाजपा पे मुस्लिम समाज को विश्वास नहीं जग पा रहा है? क्या दिक्कत है जो है? हमें तो मंत्री भी बनाए मुस्लिम समाज को, केंद्र में भी मंत्री हमारे बीजेपी में हैं, हमारे सहयोगी दल से भी मुस्लिम लड़ रहे हैं। तो ये मैं तो समझता हूँ कि निराधार है। आप इनकी सरकारों की तुलना में और बीजेपी की सरकार की तुलना में आप लगा लीजिए, सबसे ज्यादा रोजगार मुस्लिम को कहीं मिला है तो योगी जी की सरकार में मिला है। सबसे ज्यादा उनकी आर्थिक समृद्धि कहीं हुई है तो बीजेपी सरकार में हुई है। सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम की सुरक्षा कहीं हुई है तो बीजेपी सरकार में भी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप मैं समझता हूं इनका कोई आधार नहीं है। जो मुसलमान वर्ग का जो पिछड़ा वर्ग है, आप देखो पिछड़े वर्ग का सारा लाभ उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उसमें कहां कटौती हुई है? आज चाहे पश्मीना मुसलमान हो, चाहे आप शिया मुसलमान को देख लीजिए, ज्यादातर लोग आज अपने चाहे दरदोजी काम करने वाले या विभिन्न प्रकार के चिकन का काम करने वाले सुन्नी मुसलमान बंधु हों, हमने जो क्लस्टर्स बनाए हैं वो आज उसका लाभ इनको मिल रहा है। और प्रत्येक बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई है, बुनकरों के लिए माननीय मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई जो उनको उसका लाभ मिल रहा है। हमने जाति पात और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया है, और यही कारण है कि आज भारी संख्या में मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम बहनें जो हमारी हैं अपने घर वालों से छुपा कर भाजपा को वोट दे रही हैं, और यही उनकी घबराहट का है। ठीक है, अखिलेश यादव तो भाजपा पर अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते हैं कि वो हम लोग नहीं, मतलब भाजपा वाले देते हैं। कई बार उन्होंने कहा भी है कि उनकी सूची में देखिए कितने लोग हैं। वो एक नाम बता दें कोई लोग भी? बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है माफिया के संदर्भ में, जातिवाद संप्रदायवाद ये जीरो टॉलरेंस है।
और हम कभी भी माफियावाद और अपराधी तत्वों को प्रेशर नहीं दे सकते। जी। सपा बसपा और कांग्रेस में सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं इस चुनाव में? मैं समझता हूं कि भाजपा का मुकाबला किसी से नहीं है। सपा का मुकाबला बसपा से है, बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस का मुकाबला एमआईएम से है। ये दूसरे स्थान के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इनको सब पता है कि नंबर 1 कौन है। और मैं कह सकता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस और एमआईएम चारों को मिला लीजिएगा, 100 का आंकड़ा ये चुनाव में पार नहीं करेंगे। बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी। लगता है आपके पास माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी है और आपने फीस के बारे में रेगुलेशन भी लागू किया था, लेकिन कई बार जगह से ऐसी बातें आ रही हैं कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, फीस के स्ट्रक्चर को मान नहीं रहे हैं। तो कोर्ट में कह रहे हैं 3 साल से हमारे यहाँ फीस ही नहीं बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में मनमानी कहां से होगी? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां फी रेगुलेशन एक्ट पूरी तरीके से प्रभावी है और जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है। उसमें अभिभावक भी हैं, उसमें जो डीआईओस है वो भी है, उसमें जो प्रबंधक हैं वो भी हैं और सबको मिला के एक समिति बनाई गई है। और उसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता की जो कमेटी अगर ना ग्रीवांसेस से सुन पाए तो मंडल आयुक्त की अध्यक्षता की एक कमेटी है, वो उसको रिजॉल्व करती है। पूरे भारत में केवल एक ही है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय तक का जिसकी सुनवाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का फी रेगुलेशन एक्ट को सबसे बेहतर अन्य राज्यों ने इसको माना है और हमारी नकल कई राज्यों ने करी है फी रेगुलेशन एक्ट के मामले में। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई विवाद हमारे प्रदेश में नहीं है। एक बात जानना चाहेंगे कि शिक्षा माने गवर्नमेंट फिर आ रही है वापस, आपके तो जो दूसरा कार्यकाल होगा उनमें क्या आप समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना अच्छा कर देंगे? एक बात बता दी, बाकी तो आपने किया ही है इस बात। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रतिभा का पलायन ना हो। आज इसीलिए सारे विश्वविद्यालयों में हमने शोध पीठ को स्थापना करी है। डिग्री कॉलेजेस में भी पहली बार आजादी के बाद पहली बार जो डिग्री के अध्यापक हैं महाविद्यालयों के, उनको भी हमने शोध का काम उनको दिया है, उसके लिए उनको अनुमन्य किया है। और पहली बार जो डिग्री कॉलेजेस के भी प्रवक्ता थे, अध्यापक थे, उनको पहली बार प्रोफेसर का पदनाम देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। हम उनकी पीएचडी का इंक्रीमेंट को बढ़ाने के लिए भी हमने कार्रवाई को आगे गतिमान किया है और चुनाव आयोग के कारण उसका चुनाव का आचार संहिता कारण आदर्श नहीं निकल पाया था, लेकिन वो प्रक्रिया गतिमान है। टीचर्स वगैरह डिग्री कॉलेज में अगर जो प्रोफेसर और विश्वविद्यालय में कोई कमी तो अब नहीं है। अब का हमने बराबर से बदनाम दे दिया है और शोध कार्यों के लिए पूरा एक वातावरण पूरे प्रदेश में हुआ है। हमारे जिस प्रकार से विश्वविद्यालय खुल रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे प्राइवेट 2 विश्वविद्यालयों ने आज रैंकिंग में स्थान प्राप्त किया उत्तर प्रदेश के, और हमारा लखनऊ विश्वविद्यालय भी रैंकिंग में भले ही नीचे से आया हो लेकिन रैंकिंग में उसका स्थान दर्ज हुआ है। तो शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण आज 14 देशों के लोग के विद्यार्थी हमारे वहां पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में आकर पढ़ रहे हैं। यानी हम पहले हमारे यहाँ पढ़ने जाते थे विदेशों का, विदेशों के लोग हमारे वहां आके पढ़ रहे हैं। कितने विश्वविद्यालय? हमने 14 देशों के लोग, और हमने प्रोफेशनल कोर्सेज किए। डिजिटल लाइब्रेरी हमारी इतनी बड़ी हुई है, पहली बार हमने शिक्षा नीति पूरे भारत में सबसे तेजी से और सबसे प्रभावी शिक्षा नीति का अनुपालन उत्तर प्रदेश में हुआ है। आज रोजगार परक पाठ्यक्रम को हम लागू करने में सफल बने हैं। आज जो दूसरे देशों के, अभी ऑस्ट्रेलिया के और तमाम देशों के लोग आए थे, उन्होंने हमारे मॉडल को देखा है और हमारे मॉडल को देखने के बाद जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी, उससे आईआईटी खड़गपुर तक ने हमारे एमओयू साइन किया। उत्तर प्रदेश की जो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, 78,000 जो लेक्चर्स हैं उस पर अपलोड है, जो अच्छे प्रोफेसर्स के। ये पूरे भारत में एक नायाब अजूबा हम लोगों ने प्रयत्न प्रारंभ किया था कोरोना के संक्रमण काल में, और आज वही उदाहरण बना पूरे देश के लिए। तो शिक्षा में एक उच्च स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। आज नए पाठ्यक्रमों को आज की आवश्यकता के अनुसार किया है। सारे में प्लेसमेंट सेल हमने खोले हैं। रोजगार सृजन पीठ, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ है, अटल सुशासन पीठ है, दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ है, रज्जू भैया का रिन्यूएबल एनर्जी के संदर्भ में संस्थान खुला है, राममनोहर लोहिया जी के नाम पर है, तमाम लोगों के नाम पर खुले हैं। ऐसा आप तो बहुत समय से भाजपा के साथ रहे और मतलब कन्या विद्यार्थी परिषद से रहे हैं और संगठन में आपका बड़ा लंबा अनुभव है, तो उसके बारे में बताइए हमें। देखिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे छोटे पद से जनसंघ के समय से मुझे काम करने का अवसर मिला। बाल स्वयंसेवक के रूप में काम किया, विद्यार्थी परिषद का शहर का अध्यक्ष भी रहा, वार्ड का बीजेपी का अध्यक्ष रहा, मंडल का उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद धीरे चलते प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी की
युवा शाखा का प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। फिर 3 बार मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा और 2 बार मैं प्रभारी रहा प्रदेश का। हम युवा आयोग में मैं राष्ट्रीय युवा आयोग का सदस्य रहा। पर्यटन का मैं चेयरमैन रहा उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का। उसके बाद 11 साल तक, लगभग 11 साल से थोड़ा कम समय, मैं यहाँ पर महापौर के रूप में रहा। और सेकेंड टर्म में तो महापौर का जब लड़ा था तो उसमें एक दुर्भाग्य था कि उस समय बीजेपी की 7 में से 6 सीटें हम लोग नहीं जीत पाए थे और 2 महीने बाद ही चुनाव हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लगन और परिश्रम से जो मैं चुनाव जीता वो एक रिकॉर्ड बना और आज भी लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में सबसे बड़ी जीत के रूप में वो दर्ज है। और उसके बाद मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में आया। आईटी के क्षेत्र में, आईटी विभाग में जो हमारा आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स है, आज 100 मोबाइल बनते हैं तो 70 हमारे प्रदेश में बन रहे हैं। आईटी पार्क्स का निर्माण, आईटी सिटी का निर्माण प्रावधानित है। सबसे बड़ा डाटा सेंटर 250 मेगावाट का उत्तर प्रदेश में लगा है। और इसके अलावा तमाम प्रकार के जो इक्विपमेंट बनाने के कारखाने हैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो भी लगे हैं। और उसी तरीके से प्रत्येक विभाग में काम हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं एक सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से रहा हूँ कि मैंने माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय कलराज मिश्रा जी, माननीय राजनाथ सिंह जी और मुरली मनोहर जोशी जी, वेंकैया जी और नितिन गडकरी जी और माननीय राजनाथ सिंह जी आदि सभी के साथ में मुझे काम करने का अवसर मिला। और आज मेरा सौभाग्य है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह जी के साथ और योगी जी के साथ में काम कर रहा हूँ। तो सभी के साथ में, पुराने और नयों के बीच अभियान में जो आप सदस्यता अभियान था उसका भी तो बड़ा रोल आप मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद मुझे गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। और उसी समय मुझे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता महाअभियान, जो आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, उसका मैं पूरे देश का राष्ट्रीय प्रभारी बना, राष्ट्रीय संयोजक बना। और मुझे इस बारे में आत्मसंतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। और उसी समय ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था सबसे बड़ी पार्टी होने का।